आए दिन अखबारों तथा टेलीविजन में हत्या अपहरण जैसे घटनाओं की खबरें तो आती रहती हैं, मगर इनमें से ज्यादातर घटनाओं को लोग खबर पढ़ते ही भुला देते हैं। मगर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसे लोग सदियों तक याद रखते हैं और चाहकर भी नहीं भूल पाते। और जब लोग इन हत्याकांड की कहानी सुनते हैं तो फिर रूह कांप जाती है। 1995 में दिल्ली में घटित हुई तंदूर कांड एक ऐसी हत्याकांड की कहानी है जिसे सुनकर आप भी दहल जाएंगे। और फिर 2018 में जो इस केस में हुआ था उसे सुनेंगे तो यकीनन आपको एक पल के लिए विश्वास भी नहीं होगा। तो आखिर ये तंदूर कांड की पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। दोस्तों, तंदूर हत्याकांड में जो दो मुख्य किरदार थे उनमें एक का नाम सुशील शर्मा था, जबकि इस मामले में पीड़िता का नाम नैना साहिनी था। नैना और सुशील पति पत्नी थे, दोनों दिल्ली में ही रहते थे। सुशील शर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमर्स ग्रेजुएट थे, जबकि नैना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। साथ ही बतौर कमर्शियल पायलट भी नैना ने ट्रेनिंग हासिल की थी। सुशील राजनीति में भी एक्टिव था। इसके अलावा नैना भी एक पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिव मेंबर थीं। इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छे से कट रही थी। इस बीच 2 जुलाई 1995 को सुशील जब अपने घर काम से वापस आता है और घर में दाखिल होता है तो उसकी नजर कमरे की तरफ पड़ती है, जहां वह देखता है कि उसकी पत्नी नैना साहिनी किसी से फोन पर बात कर रही है, साथ ही शराब भी पी रही है। यह देखकर सुशील उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो, तो वो हड़बड़ा जाती है और कहती है कि किसी का रॉन्ग नंबर था। लेकिन सुशील नैना की बात से संतुष्ट नहीं होता। दरअसल सुशील को यह शक था कि नैना उसके ही पार्टी के एक वर्कर मतलूब करीम के साथ रिलेशनशिप में है। उस वक्त भी सुशील को शक होता है कि नैना उसी से फोन पर बात कर रही थी। इसलिए जैसे ही नैना फोन रखकर कमरे में जाती है, नैना की बातों को कंफर्म करने के लिए सुशील तुरंत ही नंबर रीडायल करता है। दूसरी तरफ से जो आवाज आती है उसे सुशील तुरंत पहचान लेता है। यह आवाज उसी मतलूब करीम की थी। इसके बाद तुरंत सुशील फोन नीचे रख देता है और अपनी पत्नी के पास चला जाता है। फिर इसी बात को लेकर दोनों में बहस बढ़ जाती है। बहस इस तरह से बढ़ जाती है कि इसी बीच गुस्से में आकर सुशील अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालता है और नैना पर एम करते हुए गोली फायर कर देता है, मगर यह गोली मिस हो जाती है और सामने की दीवार पर लगे एसी से जा टकराती है। इसके बावजूद सुशील शर्मा का गुस्सा ठंडा नहीं होता। वह तुरंत दूसरी गोली चलाता है जो नैना के गर्दन में लगती है। अभी नैना संभल पाती उससे पहले ही सुशील तीसरी गोली भी दाग देता है जो सीधे नैना के सर में जाकर लगती है और इसके साथ ही नैना औंधे मुंह फिर वहीं गिर जाती है। नैना के गिरते ही तुरंत सुशील को समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और वह रोने चिल्लाने लगता है। लेकिन अब जो हो गया था उससे बदला नहीं जा सकता था। अब सुशील शर्मा को यह डर सताने लगता है कि अगर नैना की हत्या की खबर बाहर किसी को लगती है तो वो जेल चला जाएगा। इसलिए वह तय करता है कि बिना किसी को पता लगे वह नैना के शव को गायब कर देगा। इसलिए सुशील अपने कमरे से खून के निशान साफ करता है और बाहर से एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग खरीद कर लाता है और फिर उसी में नैना की लाश को डालकर उसे अपनी मारुति कार में डाल देता है। अब वह लाश को लेकर इधर उधर घूमता रहता है और एक ऐसी जगह की तलाश करता है जहां वह उसे फेंक सके। हालांकि कई घंटों तक उसे लाश फेंकने की जगह नहीं मिल पाती। इसी बीच सुशील को ख्याल आता है कि क्यों ना लाश को नदी में बहा दिया जाए। इसके बाद वह अपनी गाड़ी को मोड़ते हुए दिल्ली के मशहूर ITO पुल पर लेकर चला जाता है, लेकिन उस लाश को फेंक नहीं पाता क्योंकि उस दिन पुल पर कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। सुशील समझ जाता है कि अगर यहां पर लाश फेंकी तो लोग देख लेंगे और वह पकड़ा जाएगा।
इसलिए वह अपना प्लान बदल देता है। अब सुशील अपनी गाड़ी दिल्ली के मशहूर होटल अशोक यात्री निवास की तरफ मोड़ देता है। इसी होटल परिसर में सुशील शर्मा की बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट थी। जिस समय सुशील यहां पहुंचता है उस समय रेस्टोरेंट में काफी भीड़ थी और बड़ी संख्या में लोग खाना खा रहे थे। ये देखते ही तुरंत सुशील अपने रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार को बुलाता है और उसे कहता है कि होटल में नए लोगों की एंट्री अभी बंद कर दो और जो लोग बैठे हुए उनसे कह दो कि खाना खत्म हो गया है और जितनी जल्दी हो सके होटल को खाली करवाओ। पर केशव कहता है कि अभी तो बहुत खाना बचा हुआ है और लोग भी आ रहे हैं। इतना सुनते ही अचानक सुशील केशव पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि जितना कहा गया है उतना ही करो। सुशील के तेवर को देखकर केशव समझ जाता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसलिए वो जल्द से जल्द रेस्टोरेंट को खाली करवा लेता है। रेस्टोरेंट के खाली हो जाने के बाद सुशील रेस्टोरेंट के सभी स्टाफ को घर भेज देता है और सिर्फ केशव को रुकने के लिए कहता है। जब सभी लोग चले जाते हैं तो सुशील केशव को बताता है कि दरअसल गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी नैना साहिनी की हत्या कर दी है। अब वह चाहता है कि लाश को रेस्टोरेंट के तंदूर में डालकर जला दिया जाए ताकि पुलिस उसे पकड़ न सके। इतना सुनते ही केशव घबरा जाता है, लेकिन सुशील उसके हाथ पैर पकड़ने लगता है और कहता है कि मुझे इस मुसीबत से बचाने में मदद करो। सुशील के काफी जिद करने पर केशव भी मान जाता है और उसके बाद सुशील और केशव कार के पास जाते हैं और कार से नैना का शव निकालकर तंदूर के पास ले आते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जैसे ही यह खबर ब्रेक हुई थी तो यह दावा किया गया था कि उन लोगों ने लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर तंदूर में डाला था, जबकि इस केस की जांच करने वाले अधिकारी का कहना था कि लाश को टुकड़ों में नहीं काटा गया था। खैर, नैना के शव को तंदूर के पास लाने के बाद केशव और सुशील उसे किसी तरह उठाकर तंदूर में डाल देते हैं। रेस्टोरेंट में अभी कुछ देर पहले तक रोटियां बन रही थीं, इसलिए तंदूर की आग अब तक जल रही थी। कुछ देर तक ये दोनों शव को यूं ही तंदूर में पकड़े रहते हैं, मगर वो नहीं जलता क्योंकि तंदूर की आग इतनी ज्यादा गर्म नहीं थी जो एक इंसान के शरीर को जला सके। इसके बाद सुशील केशव से तंदूर के अंदर लकड़ी के टुकड़े, कागज इत्यादि डालने को कहता है ताकि आग को भड़काया जा सके, मगर इन सब के बावजूद आग नहीं भड़कती। इस बीच सुशील की नजर पास में रखे बटर पर पड़ती है, जिसका इस्तेमाल कुछ देर पहले खाना बनाने के लिए किया गया था। अब सुशील केशव से वह बटर मांगता है और उसे तंदूर में डाल देता है। तंदूर में बटर पड़ते ही आग भड़क उठती है और लाश जलना शुरू हो जाती है। अब लाश को जल्द से जल्द जलाने के लिए केशव और सुशील तंदूर के अंदर और भी ज्यादा बटर डालने लगते हैं, जिससे आग बुरी तरीके से भड़क जाती है और आग की लपटें दीवार से भी ऊंची उठने लगती हैं। बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट के बगल में ही एक महिला सब्जी बेचा करती थी। जब उसकी नजर उठ रही आग की लपटों पर पड़ती है तो वो आग चिल्लाना शुरू कर देती है। उसी समय दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल नजीर उसी क्षेत्र में गश्ती कर रहे थे। जब अब्दुल नजीर उस महिला के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो वह भी आग की लपटों को देखते हैं और फिर भागे भागे होटल के अंदर जाते हैं। वहां पहुंचते ही अब्दुल नजीर देखते हैं कि वहां पर दो व्यक्ति तंदूर के पास खड़े हैं। ये दोनों व्यक्ति सुशील और केशव ही थे। अब्दुल नजीर को देखते ही वह कहते हैं कि दरअसल होटल का काफी सारा बेकार का कागज और फाइल है जिसे हम जला रहे हैं, इसलिए इतनी ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। इतना सुनने के बाद अब्दुल नजीर होटल से बाहर निकल जाते हैं, मगर बाहर आकर उन्हें कुछ अजीब सी बदबू महसूस होती है। ये बदबू ऐसी थी जैसे किसी इंसान को जलाया जा रहा हो। इतना महसूस करते ही अब्दुल नजीर एक बार फिर से होटल के अंदर जाते हैं, जहां उनकी नजर पास में पड़े एक इंसान के हाथ पर पड़ती है। इतना देखते ही वह सारा माजरा समझ जाते हैं और तुरंत बाहर निकलकर थाने में फोन करके इस बात की जानकारी देते हैं। तुरंत पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को देखकर केशव और सुशील शव को यूं ही छोड़कर भागने लगते हैं। सुशील तो भागने में कामयाब हो जाता है, मगर केशव पकड़ा जाता है और वो सभी राज खोल देता है कि वह लोग दरअसल सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहिनी की लाश जला रहे थे, जिसकी हत्या सुशील शर्मा ने ही गुस्से में आकर कर दी है। जांच पड़ताल के बाद अगले ही दिन सुशील शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लाश का अधिकांश हिस्सा जल चुका था, इसलिए लाश की पहचान के लिए डीएनए सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। डीएनए जांच से कंफर्म हो जाता है कि यह लाश नैना साहिनी की थी। इसके अलावा जले लाश के जो अवशेष मिलते हैं उनमें से एक उंगली भी थी जिसमें अंगूठी थी,
उस अंगूठी को नैना सहनी का कथित बॉयफ्रेंड मतलूब करीम भी पहचान लेता है। इस पूरे मामले में हत्या की धाराओं के तहत सुशील शर्मा और केशव कुमार पर मामला चलाया जाता है। लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली के ट्रायल कोर्ट से सुशील शर्मा को फांसी की सजा मिलती है। इस सजा को दिल्ली हाई कोर्ट भी बरकरार रखता है, मगर सुप्रीम कोर्ट इस सजा को उम्र कैद में बदल देता है। दूसरी तरफ सुशील शर्मा की मदद करने वाले केशव को 7 साल की सजा सुनाई जाती है। अपनी तय सजा काटने के बाद केशव जेल से रिहा हो जाता है, जबकि लंबे अरसे बाद पहली बार 2015 में सुशील को पैरोल पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा हाई कोर्ट के निर्देश पर 2018 में फाइनली सुशील शर्मा को हमेशा के लिए जेल से रिहा कर दिया जाता है। 23 साल जेल की सजा काटने के बाद फिलहाल सुशील शर्मा आजाद घूम रहा है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लगातार इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।